नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं जो पटवारी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पटवारी का जो पेपर हुआ था 2011 में, उस पेपर के प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो यानी कि पटवारी का पेपर 2013, 16 और 21 में जो पेपर हुए थे, अगर उनके हल आपने नहीं देखे तो आप सभी से अनुरोध करूंगा आप वो जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर वहां से देख सकते हो। अन्यथा मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, विलंब नहीं करते और सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण बता रहा है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी है मेरा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों, इनमें से उत्तर बताना है, इनमें से उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये क्या था मेरा? ये प्रारंभिक चरण है दोस्तों भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का। अब देखो प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या कहलाती है, यह बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से उत्तर बताना है इसका क्या होगा। एकत्रित मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सी समिति मत पद्धति, या ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से उत्तर है मेरा ऑप्शन बी, यानी एकल संक्रमण मत पद्धति। ये उत्तर है दोस्तों मेरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकार कुल व्यय का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो दोस्तों, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें राज्य सरकार पूछा है इसने कि राज्य सरकार कुल व्यय का कितना प्रतिशत वहन करती है। ऑप्शन में से बताना है आपको। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 25%, या ऑप्शन डी है मेरा 15%। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्य सरकार 15% वहन करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, अब देखो प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मेरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। तो दोस्तों, ये 2011 का पेपर है। उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो इनमें से इन ऑप्शन में से थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। और अभी अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो वर्तमान अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी। ठीक है, तो इसका उत्तर इसमें डी था। अभी अगर ये प्रश्न आया तो उसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। दोस्तों, इन सभी को आपको याद करना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इन सभी को इनमें से कहीं से ही प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों, ये पूछा गया कि स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी अपने 2011 से पहले का है, तो ये वाला प्रश्न भी अपने काम का नहीं है, और इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। तो दोस्तों, इसका उत्तर इसमें नहीं दिया नहीं गया है, बोर्ड ने ये प्रश्न डिलीट कर दिया था। दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 ये लो, क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2011-12 के अनुसार व्यक्तिगत आय की सीमा कितनी है? तो दोस्तों, ये 2011 में था, और इस 2011 में 1,80,000 रुपए इसका उत्तर था। वर्तमान में कितने, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान में आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय की सीमा कितनी है। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा? राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती दिवस बताना है किस वर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 2010, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है? देश का पहला वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? दोस्तों, ये 2011 में जो पेपर होता है उसमें करंट के प्रश्न है।
तो उस वक्त के हिसाब से दोस्तों ये बताना है कि उस वक्त कहाँ लगाया गया था, और अगर इनको नहीं पढ़ोगे आप तो भी काम चल जाएगा। वैसे ये लगाया गया था ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर था। अक्षत कौशल योजना क्या है दोस्तों? अक्षत कौशल योजना बताना है कि अक्षत कौशल योजना क्या है मेरी। देखो ऑप्शन है ए है बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने की, ये नहीं है दोस्तों मेरी। बेरोजगार युवाओं के रोजगार देने की योजना भी नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर था। बेरोजगारों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की ये योजना थी। और दोस्तों इस वक्त जो ये है 2011 के पेपर की, तो उस वक्त ये योजनाएं करंट में थी। अभी जो करंट में जो योजना है उन योजनाओं के बारे में आप जरूर पढ़ना है आपको, उनमें से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है, अंत्योदय अन्न योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये बताना है कि अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 6 मार्च 2001 को केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है, 1899 से 1900 को अकाल था। कौन सा अकाल था दोस्तों ये बताना है आपको। अन्न काल, त्रिकाल, जल काल या तीन काल, या इनमें से बताना है दोस्तों। तो ये था त्रिकाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो पालनहार योजना संबंधित है दोस्तों। इन प्रश्नों को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये करंट के प्रश्न है, और अभी जो करंट के इनके आधार पर आप करंट के प्रश्न देख सकते हो दोस्तों कि इस वक्त कौन कौन सी योजनाएं करंट में लागू है। ठीक है, पालनहार योजनाओं संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों पालनहार योजना? तो अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए नहीं है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए भी नहीं, यह है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए। अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति यानी एससी के बच्चों के लिए है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 12 हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, समग्र आवास योजना के तहत राज्य के किस स्थान का चयन किया गया है। तो दोस्तों ये बताना है कि राज्य के किस स्थान का चयन किया गया है, और ये चयन किया गया है दोस्तों मेरा दूदू जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आओ देखो प्रश्न नंबर इसका ए हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है मेरा, राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों, राजनीतिक प्रमुख बताना है इसमें। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल नहीं होता, संवैधानिक प्रमुख होता है, और ये मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या मंत्री। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंत्री। मंत्री किसी भी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है दोस्तों। जैसे शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री हो गया, वित्त विभाग का वित्त मंत्री होगा, इस प्रकार जो उसका मंत्री होगा वही उसका प्रमुख होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है ये बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। यानी इसका उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 मेरा क्या कह रहा है, राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा से, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रशासनिक सेवा से, ऑप्शन नंबर सी सचिवालय सेवा से, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुलिस सेवा से। तो दोस्तों इनमें से बताना है किस सेवा से संबंधित होते हैं। ये होते हैं दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आओ देखो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 मेरा क्या कह रहा है, जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान कौन होता है। जिला स्तरीय प्रशासन का प्रधान मेरा जिलाधीश, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिलाधीश। ये मुख्य सचिव नहीं होता और जिला प्रमुख भी नहीं होता, ये होता है जिलाधीश। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 18, और प्रश्न नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से जिले को किसमें विभाजित किया जाता है दोस्तों। तो ये उपखंडों में, तहसीलों में, या संभागों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपखंडों में। अब प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 मेरा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। उपखंड अधिकारी
का निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है वो बताना है दोस्तों, कौन सा दायित्व नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, उपखंड के कृषि उत्पादन का आकलन करना। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना, अतिक्रमण रोकना, करना नहीं, अतिक्रमण रोकना। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान करना, या ऑप्शन डी है जिला प्रशासन की दिशा निर्देश देना। तो दोस्तों इनमें से बताना है उत्तर क्या होगा, उपखंड अधिकारी का निम्न में से कौन सा दायित्व नहीं है बताना है दोस्तों। तो यानी ये तीनों इसके दायित्व है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इसका दायित्व नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 ये रहा, आप पढ़ो, प्रश्न को करने का हल करने का प्रयास करो। सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, तो सरपंच के चुनाव में भाग कौन लेता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से उत्तर बताना है दोस्तों। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, ऑप्शन बी है आपका पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, ऑप्शन सी है आपका गांव के प्रसिद्ध प्रभुत्व नागरिक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर बताना है आपको, इनमें से उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता, यानी जो पंचायत क्षेत्र में जो नामांकित जो मतदाता है वही सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है ये बताना है आपको। ऑप्शन में से राज्य सूची, केंद्र, ऑप्शन बी केंद्रीय सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य सूची का विषय है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर नहीं है, जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये सारे पेपर हल करने हैं और उसके बाद एनालिसिस करना है कि किस प्रकार अपने क्वेश्चन किस प्रकार अपग्रेड हो रहे हैं, कि 11 में किस प्रकार के प्रश्न बने थे और 13 में और 21 में किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। आपको स्वतः ही पता पड़ जाएगा दोस्तों कि पेपर का लेवल किस प्रकार बढ़ रहा है और किस प्रकार के प्रश्नों में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखोगे कि 40 से 50% क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में। आप देख लेना, यही चीजें जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आती है वही चीजें सेम रिपीट होती है। देखो प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए है मूंग, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी बाजरा, और ऑप्शन डी है उड़द। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है, यानी कि उड़द उगाई जाती है उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए। अब प्रश्न नंबर 24, माही कंचन किस फसल की किस्म है। दोस्तों ये बताना है कि माही कंचन किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी मोट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होती है माई कंचन होती है मेरी मक्का की किस्म होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 मेरा क्या कह रहा है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। ऑप्शन ए में दिया है जयसमंद झील उदयपुर, ऑप्शन बी है राजसमंद झील राजसमंद, ऑप्शन सी है पिछोला झील, ऑप्शन डी आना सागर झील अजमेर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जयसमंद झील इसका उत्तर है दोस्तों, जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। अब प्रश्न नंबर मेरा 27 क्या कह रहा है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। प्राचीन है और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा ही बनी हुई है, किसी मानव ने बनाया उसको। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील, ऑप्शन ए फतेह सागर, पुष्कर झील, कायलाना झील, या ऑप्शन डी पिछोला झील। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्कर झील मेरी प्राचीन प्राकृतिक झील है। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 मेरा क्या कह रहा है, आओ प्रश्न नंबर 28 मेरा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर कब स्थापित हुआ। दोस्तों ये बताना है कि सरसों अनुसंधान केंद्र है मेरा भरतपुर में, वो कब स्थापित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 5 जुलाई 1993 को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1994 को, ऑप्शन नंबर सी
20 अगस्त 1993 को, या ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी 2002 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित हुआ था। अब देखो प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 मेरा क्या कह रहा है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए 72.05% भूभाग, ऑप्शन बी 61.11% भूभाग, ऑप्शन सी 73.02% भूभाग, और ऑप्शन डी मेरा 58.03% भूभाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 61.11% भूभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 30 मेरा क्या कर रहा है, सर्वप्रथम भूमापन के मापन में जरीब का उपयोग कब हुआ। दोस्तों ये बताना है कि ये जरीब मापन का उपयोग कब हुआ था। तो ऑप्शन देखो, सम्राट अकबर के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, सम्राट जहांगीर के समय, और सम्राट औरंगजेब के समय। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अकबर के समय इसका मापन हुआ था दोस्तों। अब देखो हम प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 31 मेरा क्या कह रहा है, रेवेन्यू चेन अथवा जरीब की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, इसकी लंबाई बतानी है कितनी होती है। ऑप्शन ए 30 फीट, ऑप्शन बी 33 फीट, ऑप्शन सी 33.5 फीट, या ऑप्शन डी 32.08 फीट। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 फीट इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 33 फीट। प्रश्न नंबर 32, और प्रश्न नंबर 32 मेरा क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है। दोस्तों ये इस इतने इजी प्रश्न आए थे 2011 में, इतने इजी प्रश्न तो इस बार नहीं बनेंगे, पर फिर भी आपको देखना है, ये प्रश्न देखना है और इसके हिसाब से एनालिसिस करते हुए चलना है। 11, 13, 16, 21 में किस प्रकार प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों। अब देखो इसमें से बताना है इसमें क्या था, तो ये था मेरा 1936 वर्ग गज। 1 बीघा में कितना वर्ग गज होता है, 1936 वर्ग गज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था दोस्तों, ये बताना है आपको कि वर्णनात्मक विवरण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी मोनोथ नैन्सी, ऑप्शन सी सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या था मेरा सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 34वां, और प्रश्न नंबर 34 मेरा क्या कह रहा है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे। तो दोस्तों इनमें से बताना है राजस्थान के कौन से कवि थे। कवि कल्लोल नहीं थे, अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है दोस्तों अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। अब देखो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 मेरा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों। और ये वाला प्रश्न तो सबको ही आता है। ऑप्शन नंबर ए घूमर, तेरह ताली, कालबेलिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा घूमर, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 मेरा क्या कह रहा है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मूर्णोत नैनसिरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, या मारवाड़ परगनारी विगत। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मूर्णोत रैणसिरी ख्यात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 37, और प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है मेरा, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। राजा मान सिंह तोमर, मिर्जा राजा जय सिंह, या राजा भगवंत दास, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से बताना है दोस्तों, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा मान सिंह तोमर के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 38, और प्रश्न नंबर 38 मेरा क्या कह रहा है, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है दोस्तों। तो सबसे लोकप्रिय विधा है मेरी ख्याल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। डोला मारू लोकगीत है, डोला मारू लोकगीत कहाँ का है दोस्तों, इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन ए सिरोही का, जोधपुर, ऑप्शन बी जोधपुर का, ऑप्शन सी बीकानेर का, या ऑप्शन डी उदयपुर का। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरोही का। सिरोही का है डोला मारू गीत, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, और प्रश्न नंबर 40 मेरा क्या कह रहा है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी
ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। तो दोस्तों किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए लालदास जी, ऑप्शन बी जसनाथ जी, ऑप्शन सी जाम्बो जी, या ऑप्शन डी दादू दयाल जी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जसनाथ जी इसका उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 41, और प्रश्न नंबर 41 मेरा क्या कह रहा है, बाणगंगा मेला कहां पड़ता है दोस्तों? बाणगंगा मेला पड़ता है, ऑप्शन ए है मेरा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी मेरा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी मेरा उदयपुर, और ऑप्शन डी है मेरा जयपुर। तो दोस्तों ये बढ़ता है जयपुर में। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, बाणगंगा नदी जयपुर के से निकलती है। तो इसका उत्तर है, मतलब ये भी बढ़ता है जयपुर में। प्रश्न नंबर 42 मेरा क्या कह रहा है, बड़ी ठनी चित्रित ग्रंथ किसकी रचना है दोस्तों? बताना आपको ऑप्शन में से। ऑप्शन ए निहाल चंद, ऑप्शन बी अमरचंद, ऑप्शन सी हीरानंद, या ऑप्शन डी डालू। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी निहाल चंद की रचना है बड़ी ठनी। देखो दोस्तों, और ये देखो बड़ी ठनी चित्रित ग्रंथ किसकी रचना है और ये कहां से संबंधित है दोस्तों? ये है किशनगढ़ से। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाकी जो इसमें आपके प्रश्न बन जाएगा कि निहाल चंद, तुलसीदास, नागरी दास, लाडली दास ये किस चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें अमरचंद ये सब किस चित्रकला से संबंधित है? ये है मेरा किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित। इनको आप अच्छे से पढ़ना दोस्तों, इनमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। आप देखो प्रश्न नंबर 43, और प्रश्न नंबर 43 मेरा क्या कह रहा है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? यानी ये बताना है कि ये किसकी पुत्री थी जो कृष्णा कुमारी थी, जिसके कारण मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य मेवाड़ और विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, यानी युद्ध हुआ था, ठीक है, उसको लेकर। तो ये महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब देखो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 44 मेरा क्या कर रहा है आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो दोस्तों टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन बी नवाब मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी गुलाम खां कायम खानी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खां पिंडारी इसके नवाब जो टोंक मुस्लिम रियासत थे उसके संस्थापक थे। अब देखो पद्मिनी किसकी पुत्री थी, ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है मेरा मेवाड़ नरेश राज सिंह की, ये नहीं है। जोधपुर नरेश राव जोधा की, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सिंह द्वीप नरेश गंधर्व सेन की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, पद्मिनी थी सियल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की। प्रश्न नंबर 46, और प्रश्न नंबर 46 मेरा क्या कह रहा है, खातौली किस जिले में है दोस्तों? खातौली किस जिले में है, ये देखो ऑप्शन ए लोहावट में नहीं है, ऑप्शन बी धौलपुर में भी नहीं है, ऑप्शन सी भरतपुर में भी नहीं है, ये उपस्थित है मेरा बूंदी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? खाटू सीकर जिले में, फलौदी जोधपुर जिले में, रेवासा सीकर जिले में, या रामगढ़ सीकर जिले में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, खाटू सीकर जिले में। अब देखो प्रश्न नंबर 48 मेरा क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कहां कहां पर जाट रियासत थी। ऑप्शन ए धौलपुर करौली, ऑप्शन बी धौलपुर भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर भरतपुर, या ऑप्शन डी अलवर करौली। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलपुर भरतपुर में यह जाटों का राज था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, और प्रश्न नंबर 49 मेरा क्या कह रहा है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है दोस्तों? ये शिलालेख से एक प्रश्न जरूर बनेगा आपका, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, इनमें से बताना है आपको ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मेरा सोलंकी, ऑप्शन बी मेरा चौहान, ऑप्शन सी मेरा चावड़ा, या ऑप्शन डी राठौर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चावड़ा वंश से संबंधित था मेरा बसंतगढ़ का शिलालेख। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 50 मेरा क्या कह रहा है,
किस शासन ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई? तो दोस्तों ये बताना है कि किसने मीनार बनाई थी। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बलवन या ऑप्शन डी मेरा जहांगीर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर। अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51। और प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है मेरा, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? इनमें एगोस व्यंजन बताना है दोस्तों, यानी एक ऑप्शन में आपको एगोस दिया है और बाकी आपके सगोस दिए गए हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ये रेलेव है, ये तो सगोस है दोस्तों, ये भी सगोस है और ये भी सगोस है। एगोस व्यंजन है दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शेष है। दोस्तों ये वाली चीज ध्यान रख लेना, जो प्रथम वर्ण होते हैं 3 4 5 ये तो मेरे सगोस होते हैं, और जो होते प्रथम और द्वितीय वर्ण ये होते हैं मेरे अगोस। यानी इसमें देखो दोस्तों, और ये रेलेव है भी सगोस है दोस्तों, बाकी शेष है ये क्या है मेरे अगोस है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? तो दोस्तों इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गय होती है वो जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 53। और प्रश्न नंबर 53 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 53 आओ देखो। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? इनमें सर्वनाम बताना है कौन सा है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक? तो दोस्तों इसमें है मेरा निश्चयवाचक, वो निश्चय ही बता रहा है कि वह मेरा है, यानी कि उसका निश्चय ही बता रहा है कि वो मेरा है। अब प्रश्न नंबर 54 बता रहा है, क्या कह रहा है देखो, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपदान कारक या करण कारक? तो दोस्तों संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे चाकू से काटा, देखो से आ रहा है यानी कर्ण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास बताना है दोस्तों, किसमें होगा, बहुवीरी, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व? दोस्तों इनमें से बताना है कि किसमें होगा अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहुवीर्य में अव्ययी भाव समास होगा, बाकी में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 56 मेरा क्या कह है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों इनमें बताना है नीलकंठ में कौन सा समास है। नीला है जो कंठ, वो उस ये होता है शिव का पर्यायवाची नीलकंठ होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया बहुवीर्य। देखो द्विगु तो हो ही नहीं सकता, प्रथम पद संख्यावाची होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद मेरा उपसर्ग आता है जहां तक होता है, और द्वंद्व में और या आदि से बना होता है वो द्वंद्व समास होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है दोस्तों मेरा, सॉरी प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के दोस्तों कितने भेद होते हैं, 5 नहीं होते, 3 नहीं होते, 7 नहीं होते, ये होते हैं मेरे 6 भेद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है मेरा, वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन ए द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी इसमें है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुवीर्य और द्विगु, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, वन मानुष में तत्पुरुष समास होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है मेरा, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण बताना है दोस्तों, किस वाले वाक्य में है, रैली में लाखों भीड़ पहुंचे, तो ऑप्शन बी थोड़ा दूध लाया हूं, ऑप्शन सी किताबों के थोड़े पन्ने बाकी है, और ऑप्शन डी वह खंबा गिर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह खंबा गिर जाएगा। इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, बाकी में सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 मेरा क्या कह रहा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? यानी एक में सकर्मक क्रिया नहीं है और बाकी सब में सकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो इस बच्चे फिल्म देख रहे हैं, सकर्मक क्रिया है, रजत दूध पी रहा है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी में मनीष ने कार खरीदी, तो दोस्तों इसमें बताना है किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें भी सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, तो दोस्तों ये नाचता है वाले में सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सब में सकर्मक क्रिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 मेरा क्या कह रहा है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा है वो बताना है दोस्तों, अति प्लस उत्तम, अंत अंतर्यामी, अंत प्लस यामी, अति, अधि प्लस आपक,
और ये अभी प्लस उदय, यानी इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अति उपसर्ग है, बाकी में नहीं है। इसमें देखो अंत आ रहा है, इसमें अधि आ रहा है और इसमें अभी आ रहा है। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है मेरा, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं लगा है वो बताना है दोस्तों। यहाँ देखो नहीं को अंडरलाइन कर लेना पहले। अधि अध्यादेश, अध्यादेश में है, अधिपति में है, अधिग्रहण में नहीं है, सॉरी अधिग्रहण में भी है, अधोमुख, तो अधोमुख में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में अधि उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में वो अधि उपसर्ग है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 63 मेरा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। देखो किस शब्द में तनु उपसर्ग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है, अनु उपसर्ग नहीं लगता है वो बताना है आपको। मतलब 3 में अनु उपसर्ग लग रहा होगा और 1 में नहीं लग रहा होगा, और जिसमें नहीं लग रहा वही बताना है मेरे को। अनविनित, अनविति यानी इसमें अनु प्लस विति आ रहा है, अन्वेषण अनु प्लस एषण आ रहा है, अन अनंत अन आ रहा है, और अनुज्ञा दोस्तों इसमें अनि आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दोस्तों। अनु बताना था कि अनु किसमें नहीं है, यानी इस वाले में अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में मेरा अनु उपसर्ग है। अब देखो प्रश्न नंबर 64 मेरा क्या कह रहा है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है वो बताना है दोस्तों। सम उपसर्ग नहीं है वो बताना है मेरे को। अब देखो सम उपसर्ग किसमें नहीं है, समर्थ, ऑप्शन बी संतोष, ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन जी सज्जन। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो अब ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है, यानी इसमें सम उपसर्ग नहीं है, इसमें सत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो सम प्लस कृत, सम प्लस एषण, सम अर्थ, सम प्लस अर्थ, यानी इन सब में सम उपसर्ग है, इस एक में नहीं है, बाकी सब में सम उपसर्ग है। अब देखो प्रश्न नंबर 65 और प्रश्न नंबर 65 मेरा क्या कह रहा है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो दोस्तों जो नहीं बना है वो बताना है। लिखाई, लड़ाई, चलनी और चढ़ाई, दोस्तों इसमें सब में आपको नजर आएगा, चलनी में आई नजर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 66 मेरा क्या कह रहा है, पावक में कौन सी संधि है। पावक में संधि बतानी है दोस्तों, पावक में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें पावक में मेरी अयादी संधि है। देखो इसमें आव बन रहा है ना, अय आय आव आव, ये वाले जो नियम है ये देख लेना, आव बन रहा है, यानी कि इसमें कौन सी संधि लग रही है, अयादी संधि लग रही है। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है, विपज्जाल में कौन सी संधि है। विपज्जाल, विपत्त प्लस जाल, यानी दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 68 में कौन सी संधि है दोस्तों, विपद प्लस जाल, इस जय का तय हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, प्रति प्लस उपकार, इसका संधि विच्छेद हो गया दोस्तों, इसमें संधि हो जाएगी मेरी यण संधि, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रति प्लस उपकार। देखो ये बन रहा है ना, ये वैरल है, ये बनता है, उसमें आप इस चीज को देखना, संधि के नियम पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगी कि यण संधि किस प्रकार इसका उत्तर हो रहा है। नयन में कौन सी संधि है दोस्तों, नयन में बताना है आपको कौन सी संधि है, और नयन में है मेरी अयादी ने प्लस, इसमें अन आ रहा है, देखो अय नयन अय आ रहा है दोस्तों, अय आय अब जिसमें आता है वो मेरी अयादी संधि होती है। प्रश्न नंबर 71 और प्रश्न नंबर 71 मेरा क्या कह रहा है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है दोस्तों। अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, ये मेरा सही हो सकता है। बाकी के प्रश्नों, बाकी के ऑप्शनों को भी चेक करना है दोस्तों, बाकी का ऑप्शन देखते हैं। अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, नहीं ये इसका कोई मतलब नहीं है। अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, नहीं। पगड़ी को हाथ से सुरक्षित रखना, नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है, बाकी ऑप्शन इसके उत्तर नहीं हो सकते। अब देखते हैं, अब आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। प्रश्न नंबर 73 मेरा क्या कह रहा है कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, ये हो सकता है। पहाड़ के नीचे दब जाना, ये उत्तर नहीं है। अपने को असमर्थ मानना, ये भी उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पत्थर से, पर्वत से पत्थर गिराना, ये भी उत्तर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 74 और प्रश्न नंबर 74 मेरा क्या कह रहा है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ बताना है कि किस सही उत्तर कौन सा है इनमें से। गलत कार्य करना, ये नहीं है दोस्तों। असहाय स्थिति को भी
सह लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा एक बार के लिए कहता हूं कि ये सही हो सकता है मेरा। अब बाकी के ऑप्शन कोई पढ़ते हैं। भूल से विष पी लेना ये नहीं हो सकता। कठिन काम करना ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया दोस्तों 74 में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 75 और प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। दोस्तों जो शुद्ध है वो बताने, ऐतिहासिक और अलौकिक ये दोनों मेरे शुद्ध है। बाकी देखो कंगन और कंगाल ये शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, और कंचन और देहिक ये भी शुद्ध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 76 और प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। सभी शब्द बताने किस में शुद्ध है, संतुष्ट, अनिष्ट ये सब शुद्ध नहीं है। ये देखो कृतज्ञ और विशिष्ट ये भी शुद्ध नहीं है दोस्तों। प्रसाद और विष ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दोनों शुद्ध है, दोनों बताने हैं दोस्तों। इसमें कृतज्ञ होगा, प्रसाद ये इसमें विष तो सही है पर ये सही शुद्ध नहीं है, और इनमें से एक अशुद्ध है। तो दोस्तों यानी उत्तर नंबर ऑप्शन डी में दोनों शुद्ध मेरे शब्द है। बाकी देखो प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से कौन से शब्द शुद्ध है। जो शुद्ध शब्द है वो बताना है दोस्तों। अभिषेक, प्रश्न नंबर इसमें बताना अभी देखो दोस्तों इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें ये वाली मात्रा आती है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें तो ये वाला शय से षटकोण वाला आता है, ये सड़क वाला शय और शलगम वाला शय नहीं आता। तो यानी इन दोनों में आपको देखना है कौन सा अभिषेक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों सही शुद्ध शब्द बताना है, और शब्द शुद्ध कौन सा है इनमें से। भौगोलिक ये उत्तर नहीं है दोस्तों, इनमें ओ की मात्रा आती है भौगोलिक, इसमें ये भी गलत है। और ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये सही है और ये इसमें अलग ही है, भौगोलिक हो रहा है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा है। मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी, मैंने अनेक एकांकियां पढ़ी, अनेकों नहीं, यानी ये गलत है। कृष्ण के अनेक नाम है, ये एक बार के लिए मैं सही मान सकता हूं कि ये सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शन को ही पढ़ना है। उसके पास केवल 5 रुपए हैं, जो केवल उसके पास केवल, दोस्तों ये केवल आ गया और फिर उसके बाद मात्रा ही बता दी। पिताजी वापस लौट आए हैं, तो दोस्तों पिताजी वापस लौट आए हैं। वापस और लौट ये दोनों एक साथ नहीं आएगा दोस्तों, वापस का मतलब ही लौटाना होता है, यानी प्रश्न ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो गया ना, मैंने अनेक एकांकियां पढ़ी, अनेक होता तो सही हो सकता, अनेकों दे रखा है तो ये गलत हो गया। अब प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों आपको कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो दोस्तों इनमें से बताना है, तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 80 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है, यानी ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 मेरा कह रहा है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है दोस्तों। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया, यानी ये सही हो सकता है मेरा। गत सोमवार वह लंदन जाएगा, अब ये कैसे बता सकते कि गत सोमवार जाएगा, गया था आता तो ये सही हो सकता था, बाकी ये गलत है। पराधीनता की बेड़िया गले में पड़ती है, बेड़िया गले में नहीं पड़ती दोस्तों, पैरों में पड़ती है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की, उत्पत्ति नहीं होती दोस्तों, वो आविष्कार होता है, किसी भी नई वस्तु का आविष्कार होता है, उत्पत्ति नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 और प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है मेरा, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है, जीव कालक्रम के पहिए के नीचे पिस रहा है, जीव कालक्रम के पहिए के नीचे पिस रहा है, तो ये दोस्तों ये वाक्य सही नहीं है। निराशा की किरणें छाई हुई है, निराशा की किरणें छाई हुई है, तो ये वाली वाक्य भी सही नहीं है। मनीषा विदुषी स्त्री है, यानी देखो ये वाली चीज तो सही हो सकती है कि विदुषी महिला विदुषी होगी। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यानी ये वाला वाक्य भी गलत है। खरगोश को काटकर गाजर थोड़ी खिलाएंगे, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 83 और प्रश्न नंबर 83 मेरा क्या कह रहा है,
किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य कौन सा है, वे जरूर आएंगे, वे जरूर आएंगे, ये वाला शुद्ध हो सकता है मेरा। रावण की औरत मंदोदरी थी, रावण की औरत मंदोदरी नहीं थी, रावण की पत्नी मंदोदरी थी, ये तो गलत है। कल रात से पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, कल रात से कल से बोल सकते हैं दोस्तों, कल से पक्षी बैठे हैं, तो यानी ये वाला भी गलत है। घर में केवल एकमात्र टीवी, केवल और एकमात्र एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों, यानी ये वाले भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 84, और प्रश्न नंबर 84 मेरा क्या कह रहा है, किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। बाकी तीन तो स्वर्ग के पर्यायवाची है और एक ऑप्शन है जो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें बताना है झुलोक, नाक, विभावरी या सुरलोक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है विभावरी, ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब स्वर्ग के पर्यायवाची है। अब देखो प्रश्न नंबर 85 मेरा क्या कह रहा है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, सर्प का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो कुरंग, ऑप्शन बी व्याल, ऑप्शन सी पन्नग, ऑप्शन डी आई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुरंग इसका सर्व का पर्यायवाची नहीं है और बाकी मेरे सर्व के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है, अपेक्षा का सही विलोम क्या है दोस्तों, उपेक्षा का, उपेक्षा का सही विलोम सम्मान नहीं है दोस्तों, उपेक्षा का सही विलोम अपेक्षा हो सकता है, अपमान नहीं हो सकता और तिरस्कार भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 87, और प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है मेरा, संकीर्ण का सही विलोम, सही विलोम बताना है दोस्तों। संकीर्ण का क्या होगा, देखो संकीर्ण यानी बहुत छोटा, जिसकी संकीर्ण मानसिकता वो छोटी मानसिकता हो, ऐसे बोलते हैं ना अपन। अब संकुचित तो एक दूसरे एक जैसे हो गए, गहरा नहीं हो सकता, संकुचन भी एक जैसा हो गया, संकीर्ण के जैसे होगा। विस्तरण यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 88, और प्रश्न नंबर 88 मेरा क्या कह रहा है, एबिलिटी के लिए परिभाषित शब्द है, कौन सा परिभाषित शब्द है एबिलिटी के लिए दोस्तों। ए में है उत्तम, बी है सर्वोत्तम, सी है योग्यता और डी है अच्छा। तो दोस्तों एबिलिटी मेरा योग्यता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। प्रश्न नंबर 89 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 89 देखो, एकेडमिक के लिए सही परिभाषित शब्द है दोस्तों, एकेडमिक के लिए सही परिभाषित शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा स्थल, शैक्षणिक, ऑप्शन सी संस्था और ऑप्शन डी परिषद। तो दोस्तों ये होता है एकेडमिक यानी शैक्षणिक, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, बाकी इसके उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 90, और प्रश्न नंबर 90 मेरा क्या कह रहा है, देखो अकाउंटेबिलिटी के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों अकाउंटेबिलिटी होती है मेरी जवाबदेही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उत्तरदायी नहीं हो सकता, जवाब नहीं हो सकता, प्रश्नकर्ता नहीं हो सकता दोस्तों, जवाबदेही उत्तरदायी। दोस्तों अगर जवाबदेही नहीं होता तो फिर उत्तरदायी उसका उत्तर हो सकता था, परंतु यहाँ इसका सही उत्तर मेरा जवाबदेही ज्यादा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 91, और प्रश्न नंबर 91 मेरा क्या कह रहा है, ऑनोरेरी के लिए सही परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों ऑनोरेरी के लिए सही परिभाषित शब्द देना है। वेतनिक नहीं हो सकता, अवेतनिक, ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर हो सकता है। वेतन युक्त भी नहीं हो सकता और वेतन सहित नहीं हो सकता दोस्तों। अवेतनिक यानी वेतन रहित होता है, सहित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 92, और प्रश्न नंबर 92 क्या कह रहा है मेरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी थी। दोस्तों अनुच्छेद बताना है तो ऑप्शन नंबर डी 343वां अनुच्छेद है दोस्तों, 47 नहीं है, 42 भी नहीं है और 44 भी नहीं है, यानी उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 93, और प्रश्न नंबर 93 क्या कह रहा है मेरा, किस क्रमांक में अंबा अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो दोस्तों जो सही है वो बताना है आपको, प्रश्न नंबर 93 में सही बताना है। ऑप्शन ए है माता और जल, पृथ्वी और आकाश, ऑप्शन सी है जल माता, और ऑप्शन डी है आपका माता और पृथ्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों माता जल, यानी अंबा, अंबा यानी तो होती है माता और अंबु यानी होता है जल। एक ही प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 94, और प्रश्न नंबर 94 क्या कह रहा है मेरा, किस क्रमांक के में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों सही अर्थ बताना है, फल और कृपा नहीं है मेरा, कृपा और पूजा की सामग्री भी नहीं है,
कृपा और मैल, यानी ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर हो सकता है। मैल और मानता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 95, और प्रश्न नंबर 95 क्या कह रहा है मेरा, किस क्रमांक में जलज और जलद शब्द युग्म का सही अर्थ बेहतर है। दोस्तों जहाँ जय जय लग जाएगा जिसके आगे, वो तो मेरे जो जल में उत्पन्न होने वाले हैं उनके पर्यायवाची होते हैं, और जहाँ द लग जाएगा वो बादल के पर्यायवाची होंगे दोस्तों। तो सागर और मछली के नहीं होंगे, बादल और मछली के नहीं होंगे, मछली और कमल के नहीं होंगे, ये होंगे कमल और बादल, यानी जलज तो कमल का पर्यायवाची और जलद मेरा बादल का पर्यायवाची है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96, और प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। जो सही पर्यायवाची शब्द है वो बताना है आपको, सरस्वती, भारती, शारदा, कामिनी। तो इसमें पूरे ऑप्शन सही नहीं है। कुरुंग, सारंग, मरंगा और कुजार, इसमें भी सारे ऑप्शन नहीं है। बेकुंठ, देवलोक, सुरलोक और दो लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है दोस्तों। मृगेंद्र, मृगपति और दंती केसरी, इसमें भी सारे ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। प्रश्न नंबर 97 मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 देखते हैं अपन। मैं विरोध से उतना डरता हूं जितना कि ये वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम का क्रमांक है। तो दोस्तों सही विलोम का क्रमांक है इसमें समर्थन, यानी ऑप्शन नंबर देखो, इसमें देखो पहले ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। पक्ष ये नहीं है इसका, पक्षपात भी नहीं है, सहमति भी नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समर्थन, इसका उत्तर सही है दोस्तों। हमें भूलकर भी कठोर वचन नहीं करने चाहिए, वाक्य में शब्द के लिए विलोम शब्द बताना है दोस्तों। कठोर का विलोम बताना है दोस्तों, सरल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी सरस भी नहीं हो सकता, इसका होता है कठोर का मृदु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उग्र भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा दोस्तों। दोस्तों आपको उत्तर ऑप्शन के आधार पर देना है, आपने जो याद कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को मतलब है जो दिया गया ऑप्शन है उनमें से आपको उत्तर आता है या नहीं आता, वहां कोई नहीं पूछेगा इसका उत्तर कैसे बताया आपने, आपको सही उत्तर पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 99, और प्रश्न नंबर 99 क्या कह रहा है, अपादान कारक के सही क्रमांक है। तो सास बहू से जलती है, ये सही है दोस्तों। सास बहू से सामान लेती है, दोस्तों ये सही नहीं है। सास बहू से काम कराती है, ये भी सही नहीं है। सास बहू से बात करती है, नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहू सास से लजाती है, मतलब कि बहू को सास से शर्म आती है, ऑप्शन नंबर डी ये वाला। वैसे आज के टाइम में तो गलत है ये वाक्य, पर ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है, इसमें बताना है सही क्रमांक कौन सा है। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, या यहाँ था ये एक ऑप्शन कट गया, ये कर्ण कारक था दोस्तों, कर्ण। तो देखो इसमें राजा सेवक को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो दोस्तों को या से, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इस प्रकार हमने 100 प्रश्न हल कर लिए, जो जीके, जीएस और जो हिंदी के प्रश्न हैं उनको हमने हल कर लिया है। ये 2011 का पेपर था दोस्तों, इसमें जो मैथ है उसके प्रश्नों को हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। किसमें क्या ट्रिक लगानी है, कैसे आपको उत्तर लाना है, फटाफट आपको ऑप्शन में से किस सही उत्तर पे कैसे टिक करोगे, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको देखना होगा एक नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।